हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग परिपथ में व्यय विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। शुरुआत में पहले कुछ चीज़ों पर हम लोग ध्यान देते हैं। हम लोगों ने पहले पाठ में जब विद्युत विभव पढ़ा था या विद्युत विभवांतर पढ़ा था, तो वहाँ ये कहा था कि अगर किसी विभवांतर डेल्टा वी के बीच में आप आवेश को लेकर के जाते हो तो आपको कार्य करना पड़ेगा। अब कार्य करना पड़ेगा या कार्य प्राप्त होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि विभवांतर डेल्टा वी धनात्मक है या ऋणात्मक। जैसे धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर खुद से अपने आप से गति करता है, स्वतः गति करता है। अब परिपथ में मान लो किन्हीं दो सिरों के बीच में आपने विभवांतर लगाया, ठीक। उस विभवांतर से होकर के आप आवेश को प्रवाहित करा रहे हो, यानी धारा बह रही है। धारा बह रही है, परिपथ में दो भिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतर है, तो कुछ स्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि आपको आवेश को प्रवाहित कराने के लिए कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि विभवांतर है और आवेश प्रवाहित करा रहे हो। यह कार्य हम जो एक ऊर्जा की सप्लाई के लिए या परिपथ में नियत विभवांतर बनाए रखने के लिए या परिपथ में धारा प्रवाहित कराने के लिए हम जो एक विद्युत स्रोत लगाते हैं, उस सेल लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, उसके द्वारा ये ऊर्जा प्रदान की जाएगी। दूसरा, आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि हर परिपथ का अपना एक प्रतिरोध होता है, जो भी लोड है, प्रतिरोध है, और वो आवेश के प्रवाह के मार्ग में कुछ रुकावट डालता है। जब आप उस रुकावट के बाद भी अगर आवेश को प्रवाहित कराना चाहते हो, यानी धारा बहाना चाहते हो, विद्युत धारा, तो आपको फिर कुछ कार्य करना पड़ेगा। और यह कार्य विद्युत स्रोत करेगा आपके लिए, तो इसका मतलब उसकी कुछ ऊर्जा व्यय होगी। तो परिपथ में व्यय ऊर्जा, वही हम लोगों ने लिखा है कि परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा क्या है। जब किसी परिपथ में मान लो कोई लोड लगा है या प्रतिरोध लगा है, से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध के विरुद्ध, जो परिपथ का विद्युत प्रतिरोध होगा, उसके विरुद्ध आवेश प्रवाहित कराने में कार्य करना पड़ता है। इस कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा विद्युत स्रोत से प्राप्त होती है। फिर हम लोग एक सूत्र लिख रहे हैं कि अगर विद्युत कैपिटल वी विद्युत विभवांतर वाले दो सिरों के मध्य स्मॉल टी समय तक नियत विद्युत धारा स्मॉल आई प्रवाहित कराई गई हो, तो इस दौरान परिपथ में वह ऊर्जा या स्रोत द्वारा दी गई ऊर्जा, मान लो आप कैपिटल ई से अगर व्यक्त कर रहे हो, तो कैपिटल ई बराबर वी आई टी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, वी विभवांतर है उन दो बिंदुओं के बीच का जिसके बीच में हम नियत विद्युत धारा स्मॉल आई प्रवाहित करा रहे हैं, और यह कार्य स्मॉल टी समय तक किया गया है, तो उस दौरान परिपथ में वह ऊर्जा वी आई टी होगी। ठीक है, वोल्टेज, करंट और समय का गुणनफल। अब मान लो वो परिपथ आपका ओमीय परिपथ था, मतलब ओम के नियम का पालन कर रहा था। मान लो कैपिटल आर कुल विद्युत प्रतिरोध था परिपथ का, जिसके सिरों के बीच में आपने वी विभवांतर लगाया था और आई धारा बही थी। तो वी, आई और आर, इनके बीच का संबंध आप बता सकते हो, वी बराबर आई आर, है ना। अब उस स्थिति में हम v को i इंटू आर लिख सकते हैं या i को v बटे आर लिख सकते हैं। तब हम इस समीकरण को दो अन्य रूपों में भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं उसे। अब ये जो समीकरण हम लोगों ने लिखा है, समीकरण एक जो लिखा था ना, E बराबर वी आई टी, अगर ये पूरा परिपथ ओमीय परिपथ रहा होता, मतलब ये ओम के नियम का पालन कर रहा होता, और उस परिपथ का कुल प्रतिरोध कैपिटल आर, विद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर हो, तो जब ओम के नियम का पालन कर रहा है, कैपिटल आर प्रतिरोध है, उसके सिरों के बीच विभवांतर, विद्युत विभवांतर कैपिटल वी है, और वो विभवांतर वी लगाने पर अगर धारा, विद्युत धारा स्मॉल आई प्रवाहित हो रही है, तो उस समीकरण एक में आप इस संबंध का ध्यान रखते हुए v बराबर आई आर अगर रखो, तो v की जगह पर जब आई आर रखोगे, तो जो E बराबर वी आई टी था ना, v की जगह आई आर रखेंगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई प्रवाहित धारा है, आर प्रतिरोध है और टी समय है। इसी प्रकार से उसी समीकरण, पहले जो समीकरण एक लिखे थे E बराबर वी आई टी, उसमें ये तो हो गया आई और आर के पदों में, उसके पहले v और i के पदों में था। मान लो हम i को हटाना चाहें, v और r के पदों में लिख रहे हैं, तो वहाँ v आई टी था, i की जगह पर आप v बटे आर रख दिए, तो क्या हो जाएगा, E बराबर वी आई टी, आई की जगह v बटे आर रखे, तो ये हो गया वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी, टी गुणा में है, ध्यान रखना। अब इन तीनों को अगर हम एक में मिला के इकट्ठे लिखना चाहें, तो हमने ये लिखा था कि परिपथ में जो ऊर्जा व्यय होगी E, वो v इंटू आई इंटू टी या आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी,
ये परिपथ में वह ऊर्जा होगी या विद्युत स्रोत द्वारा दी गई ऊर्जा होगी। फिर अगर हम सभी राशियों को एसआई मात्रकों में व्यक्त कर रहे हैं, अर्थात विभवांतर को हम वोल्ट में, धारा को एम्पियर में, समय को सेकंड में अगर माप रहे हों, तो इस समीकरण से ये जो हमने लिखा है, मान लो ये समीकरण 4 है, तो इस समीकरण 4 से जो हमको ऊर्जा प्राप्त होगी, ऊर्जा का मान मिलेगा ये ई, ये जूल में प्राप्त होगा। ठीक, ध्यान रखना। अच्छा, कभी कभी प्रश्नों में ऐसा होगा कि मान लो कहीं पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इस ऊर्जा के व्यय होने के नाते मान लो तार में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, और उत्पन्न होने वाली ऊष्मा अगर कैलोरी में दी हुई है, तो ध्यान रखना कि उस ऊर्जा को, मतलब अगर वी वोल्ट में, आई धारा, एम्पियर में, टी समय में व्यक्त कर रहे हैं, तो कैलोरी में अगर कभी बाई चांस ऊष्मा दी हुई है, तो कैलोरी को जूल में बदलने के लिए ये ध्यान रखिएगा कि एक कैलोरी बड़ा मात्रक है ना ऊर्जा का, एक कैलोरी में 4.18 जूल या लगभग 4.2 जूल होते हैं एक कैलोरी में। ठीक, तो अगर जूल में हम इसी को व्यक्त करना चाहें, ये तो जूल में है ही है, अगर मान लो हम कैलोरी में व्यक्त करना चाहें, तो कैलोरी का मतलब बड़ा मात्रक है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, इस सूत्र से हमको VIT I²RT या V²/RT से जो भी मान प्राप्त होंगे, ये चूंकि जूल में प्राप्त होंगे, और कैलोरी में अगर हम व्यक्त कर रहे हो, तो इसी में हम 4.2 से लगभग भाग दे देंगे। अभी हम 4.2 ही लिख रहे, तो ये जूल में था, जूल में 4.2 से भाग देंगे, चूंकि एक कैलोरी में इतना होता है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि एक जूल में 1/4.2 कैलोरी है ना। तो कैलोरी में जब व्यक्त कर रहे हैं तो इतने से भाग दे देंगे, तो हमारे सूत्र हो जाएंगे इस रूप में, मतलब लगभग में 4.2, बाकी ठीक है, और यहाँ 4.2। तो तब ध्यान रखना, अब हमारी ये ऊर्जा का मान कैलोरी में प्राप्त होगा। तो प्रश्न में अगर कहीं ये ध्यान रखना कि ऊर्जा दी हुई हो, उत्पन्न हो रही है ऊष्मा और कैलोरी में है, तो ध्यान रखना उसको जूल में बदल लेना। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप 4.18 या 4.2 से गुणा करके उसे आप जूल में बदल लेना, फिर उस हिसाब से प्रश्न हल कर लेना। इसके बाद हम लोग देखते हैं परिपथ में व्यय शक्ति। अब हम लोग देखते हैं परिपथ में व्यय विद्युत शक्ति। देखिए, इसके पहले भी हम लोग शक्ति को जब परिभाषित किए हैं तो कार्य करने की समय दर या ऊर्जा व्यय होने की समय दर के रूप में परिभाषित करते हैं, यानी एकांक समय में किया गया कार्य या एकांक समय में व्यय ऊर्जा का मान शक्ति के बराबर होता है। अब परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की जो समय दर है उसी को हम परिपथ की शक्ति कहते हैं, और यदि स्मॉल t समय में कैपिटल E ऊर्जा व्यय हो तो परिपथ की शक्ति को अंग्रेजी में पावर कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर है ना, तो पावर के नाते इसका प्रतीक कैपिटल P, तो परिपथ की शक्ति कैपिटल P बराबर E/T, T बराबर 1 तो E बराबर P, यानी एकांक समय में परिपथ में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसका मान परिपथ की शक्ति के बराबर होता है। फिर पिछले में अभी आप गौर करिए, समीकरण 4 में हमने क्या लिखा था, E की जगह पर हमने लिखा था VIT I²R × T V²/R × T, इन तीनों में T साथ में गुणा में था ना, तो वो E का मान था। T से हमने भाग दे दिया तो वही T समझ लीजिए कैंसिल आउट हो गया, तो परिपथ की शक्ति V × I I²R V²/R, ये परिपथ की शक्ति हो गई। ठीक, ऊर्जा व्यय होने की समय दर। मात्रक की हम बात करें तो शक्ति का जो एसआई मात्रक है वाट होता है, कैपिटल W से इसको व्यक्त करते हैं, और 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड है ना। 1 सेकंड में अगर 1 जूल ऊर्जा व्यय हो रही है परिपथ में, तो उस परिपथ की शक्ति 1 वाट होगी। एक अन्य प्रचलित मात्रक जब हम ज़्यादा बड़ी शक्तियों के बारे में बात करते हैं तो किलोवाट है ना, स्मॉल के कैपिटल W, तो एक प्रचलित और मात्रक में हमारा किलोवाट, एक ये हो गया। उसके अलावा एक व्यावसायिक रूप से प्रचलित मात्रक है अश्वशक्ति। एक अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, और घरों में हम लोगों के जो विद्युत ऊर्जा की सप्लाई आती है उसमें कुल व्यय ऊर्जा का मान हम लोग यूनिट में व्यक्त करते हैं। जैसे मीटर रीडर आता है, हम लोग पहले देखते हैं, अच्छा इस महीने की रीडिंग कितनी थी, इतने यूनिट थी, इस महीने इतने यूनिट, इस पूरे 1 महीने में अच्छा अब की बार इतने यूनिट बिजली खर्च हुई है, तो वहाँ पर हम व्यय ऊर्जा को यूनिट में मापते हैं। यूनिट BTU, उसका मान 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट की दर से अगर आप शक्ति व्यय कर रहे हो और 1 घंटे तक आपने शक्ति व्यय की, मतलब ऊर्जा ली उस परिपथ से 1 किलोवाट की दर से, तो उतनी देर में 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। तो इस तरह से हमारे घर में कौन कौन से उपकरण चल रहे हैं,
कितने समय तक हम कौन सा उपकरण चला रहे हैं, किसी उपकरण की क्या क्षमता है। जैसे बल्ब है तो ठीक है, अब तो फिलामेंट वाले बल्बों का प्रयोग हम लोग नहीं करते, विद्युत बचाने के लिए करना भी नहीं चाहिए, तो हम लोग अब CFL और LED का प्रयोग करते हैं। आप ध्यान दीजिए तो उनके ऊपर वाटेज लिखी रहती है, ऊपर कुछ गिनतियाँ लिखी रहती हैं। एक तो जैसे वोल्टेज रेंज लिखी रहती है, पता लगा 150 से 250, 100 से 300, इस तरह वोल्टेज रेंज, 50 हर्ट्ज आवृत्ति, और आगे जो W लिखा रहता है जैसे ना 15 वाट, 12 वाट, 18 वाट, 9 वाट, तो 9 के आगे W वो शक्ति है उसकी। तो अगर हमें ये पता है कि कौन कौन सा उपकरण चला रहे हैं, कितनी शक्ति ले रहा है, कितनी देर तक हम चलाए हैं, तो 1 किलोवाट इंटू घंटा जब 1 यूनिट के बराबर होता है तो वहाँ से आप निकाल सकते हो। कैसे? जैसे कुल कितना वाटेज हमारा चल रहा है उसको 1000 से भाग दे दो तो वो किलोवाट बन जाएगा, और कितने घंटे तक हमने चलाया तो वहाँ से हमको मिल जाएगी व्यय हुई यूनिटों की संख्या कि कुल हमने कितनी यूनिट व्यय की। कभी कभी सवाल इस तरह से आ जाता है कि मान लो बता दिया गया कि इतनी शक्ति के ये उपकरण हैं, इतनी देर तक चलाए गए हैं, कितनी बिजली आपने खर्च की होगी, या अगर बिजली का रेट इतना है तो आपने कुल कितने पैसे की बिजली खर्च की, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं। अभी जैसे वाट में एक हमने लिखा है V इंटू आई, V वोल्टेज में, I अगर ये वोल्ट में है और ये I अगर एम्पियर में है, तो शक्ति जो वाट था ना, 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणा 1 एम्पियर, तो वाट की जगह पर हम वोल्ट गुणा एम्पियर लिख सकते हैं। तो इस वाले सूत्र में जो हमने व्यय हुई ऊर्जा में यूनिटों की संख्या वोल्ट गुणा एम्पियर गुणा घंटे बटे 1000 लिखा है। ये वोल्ट का मतलब सप्लाई है, जैसे मान लो 220 वोल्ट पे सप्लाई आ रही है तो वोल्ट की जगह 220 वोल्ट लिख देंगे। कोई उपकरण कितनी धारा ले रहा है, कितने एम्पियर, अगर हमें वो पता है तो उस रूप में लिख देंगे। अच्छा, वोल्ट और एम्पियर अलग अलग के बजाय हमें सीधे अगर ये पता है कि कितने वाट का वो उपकरण है तो सीधे हम फिर इस वाले सूत्र का प्रयोग कर लेंगे ना, वाट बटे 1000 तो किलो वाट बन गया, कितने घंटे आपने चलाया। तो या इसी को वोल्ट गुणा एम्पियर गुणा घंटे बटे 1000 कर देंगे तो हमें यूनिटों की संख्या मिल जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक आंकिक प्रश्न हम लोग देखते हैं। 5 किलोवाट के विद्युत हीटर में 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? ये यूपी बोर्ड परीक्षा में 2016 में प्रश्न आया था। अच्छा, इस प्रश्न को हल करने के पहले हम लोग एक बात और सुन लें। अगर किसी परिपथ से होकर, परिपथ में केवल विद्युत प्रतिरोध लगा है और उस विद्युत प्रतिरोध से धारा बहने के कारण अगर ऊष्मा, जाहिर सी बात है ऊष्मा उत्पन्न होगी, जो आवेश को प्रवाहित कराने में कार्य करना पड़ेगा उसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे हम लोग जूल तापन कहते हैं। और हम लोगों ने लास्ट में जो शक्ति के लिए सूत्र लिखे थे, P बराबर I स्क्वायर इंटू आर, V इंटू आई, V स्क्वायर बटे आर, उसे कई बार हम लोग जूल के तापन का नियम या जूल का समीकरण कहते हैं। तो जूल तापन अगर कभी पूछा जाए या जूल का तापन नियम क्या है, तो उसमें ये कि किसी परिपथ में अगर केवल शुद्ध प्रतिरोध लगे हैं, उससे होकर के हम विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर वहाँ जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है, और इसे ही जूल का तापन कहते हैं, जूल के तापन का नियम कहते हैं। अब इस वाले प्रश्न में क्या क्या दिया है, देखिए ये किलोवाट का मतलब है हमें शक्ति दी हुई है ना, एक विद्युत हीटर था उसकी इतनी शक्ति है और इतने समय में कितनी ऊर्जा उसने खर्च किया होगा ये निकालना है। ठीक, हल इसका देखते हैं। प्रश्न में हमको क्या क्या दिया है, ध्यान ये रखना कि सारी चीज़ें यसाई मात्रकों में रहें ना, अगर कोई नहीं है तो बदल लेंगे। जैसे 5 किलोवाट का मतलब है ये हमारी शक्ति है, कितनी, 5 किलोवाट। अच्छा, प्रतीक रूप में अगर कहें तो इसको ऐसे हम लिखते हैं किलोवाट। अब ये किलोवाट है ना, किलोवाट तो यसाई मात्रक नहीं है, वाट है, तो इसको आप बदल लो वाट में। तो किलो का मतलब कितना होता है, 10 की घात 3, तो 5 गुणे 10 की घात 5.0 गुणे 10 की घात 3 वाट वो उसकी शक्ति हो गई। और क्या दिया हुआ है, समय, टी कितना है, 15 मिनट। मिनट भी समय का यसाई मात्रक नहीं है, समय का यसाई मात्रक सेकंड है, तो इसको हम किस में बदल लेंगे, सेकंड में। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसका मतलब टी का मान कितना हो गया, 15 गुणे 6, 15 छक्का 90, 900 सेकंड है ना, प्रतीक उसका ये है। बाकी आप ऐसे लिखना चाहो तो 9 गुणे 10 की घात 2 सेकंड। निकालना हमें क्या है, कितनी ऊर्जा व्यय होगी, वे ऊर्जा निकालनी है। ठीक, हम लोगों ने सूत्र लिखा था क्या, अभी जैसे शक्ति का ही देख लो, तो वहाँ पर हमने लिखा था P बराबर E/T, वहाँ से आप कह सकते हो E बराबर
P इंटू टी, पावर और समय का गुणा कर दो तो शक्ति मिल जाएगी। P हमको पता है, प्रश्न में कितनी दी हुई है 5.0 गुणे 10⁻³ ये एसआई मात्रक में है वाट, ठीक है। और समय कितना दिया है 9 गुणे 10⁻², ये भी एसआई मात्रक में है सेकंड। चाहे तो आप एक बार वाट गुणा सेकंड लिख लीजिए, ये वाट था ये सेकंड था। फिलहाल अगर नहीं भी मात्रकों को लिखेंगे, सबको हमने एसआई मात्रकों में बदल लिया है, तो अंत में जो हमारा परिणाम आएगा वो एसआई मात्रक में होगा। और ये है ऊर्जा, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, तो यहाँ सीधे गुणा कर लेंगे, 5 और 9 हो गया ये 45.0 गुणे 10⁻³ और 10⁻², 10⁻5 जूल है ना। या लास्ट में हम कहेंगे ऊर्जा, जो व्यय ऊर्जा है, कितनी ऊर्जा व्यय होगी ना, तो ये हो जाएगी, या व्यय ऊर्जा लिख लो बराबर। अच्छा, हम लोग जब भी सांकेत उसमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो इस गुणांक का मान 1 से 10 के बीच में रखते हैं। ये 45 10 से बड़ा है, दशमलव को एक अंक बाईं तरफ लाएंगे तो इसको लिख लेंगे 4.5, और तो 10 एक यहाँ से 10⁻1 बचा, ये इधर चला गया, गुणे 10⁻6 जूल। ये हमारी होगी परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा। तो ठीक है, सूत्र सवाल उतना बड़ा नहीं था, पर अगर एसआई मात्रकों में बदले बिना सीधे आप 5 और 15 को गुणा कर देते, न देखते कि ये किलोवाट में है और न देखते ये मिनट में है, तो आप कहते अच्छा 15 × 5 = 75, तो आगे फिर मात्रक भी बदलना पड़ता उसी हिसाब से। तो फिलहाल अभी तो इस प्रश्न का हल, एक आधा छोटा प्रश्न और लगाते हैं। एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। 100 वाट, एक बल्ब के ऊपर इस तरह कई बार लिखा रहता है ना, 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हो तो बल्ब में अब कितनी शक्ति व्यय होगी। ध्यान दीजिएगा, 100 वाट 220 वोल्ट का मतलब है कि जब वह बल्ब 220 वोल्ट की सप्लाई पर चल रहा है तो वो 100 वाट की शक्ति व्यय करेगा। अगर वोल्टेज का मान आप कम कर देंगे तो व्यय शक्ति का मान कुछ कम होगा। आप ध्यान दीजिए, बल्ब वही है तो बल्ब के तंतु का जो प्रतिरोध है वही रहेगा, चाहे आप कम वोल्टेज पे चलाओ चाहे आप ज़्यादा वोल्टेज पे चलाओ, ठीक। तो ध्यान दीजिए, एक सूत्र था जिसमें वोल्टेज और प्रतिरोध आते थे V²/R, है ना। R वही है, कि V बदलने पर P किस तरह से बदलेगा, हम लोग उस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक। कि वोल्टेज बदल गया तो पावर बदल गई बल्ब की। ऐसा नहीं है कि 100 वाट का बल्ब हमेशा 100 वाट शक्ति पर ही काम करेगा, वोल्टेज कम हो गया तो कम शक्ति लेगा वो, क्यों, प्रतिरोध वही है। तो हल इसका देखते हैं। अब जो भी राशियां दी हुई हैं प्रश्न में क्या है, पहली स्थिति में हमको क्या मालूम है, पहली स्थिति में एक तो हमें पता है कि जो उसकी शक्ति है, पावर कितनी है 100 वाट है, ठीक। शुरुआत में वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट पे जब वो काम करता तब उसकी 100 वाट शक्ति होती। सेकंड स्थिति में हमको वोल्टेज पता है, ठीक, कि V का मान कितना है लास्ट में, अब 110 वोल्ट है, और ये पूछा गया है कि उस समय कितनी शक्ति होगी बल्ब की, ठीक। सूत्र हमें पता है, P बराबर V²/R से, अब चूंकि R का मान नियत है, बल्ब तो वही है तो R जो पहले था वही रहेगा, आता है P प्रोपोर्शनल टू क्या होगा V²। जब उपकरण आप नहीं बदल रहे हो तो इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। अब तो पहले वाले में क्या होगा, यानी P1 का मान कोई एक नियतांक आपका हो गया, चाहे तो आप यहाँ रख देते कि R का मान पहले कुछ प्रतिरोध है वही छोड़ देते, चलिए अच्छा वहीं से देख लेते। तो चाहे तो हम इसको ऐसे लगा लेते कि P1 का मान मतलब kV1², P2 का मान kV2², या k की जगह पर यहाँ हमारा R ही है, चाहे हम ऐसे कर लेते, चाहे हम मान लेते कि P1 बराबर V1²/R1 और P2 बराबर V2²/R2, लेकिन R1 और R2 सेम है तो इनकी जगह हम केवल R ही लिख लेते हैं, तो V2²/R2। अब यहाँ से इन दो में से किसी से भी आप देख लें तो आप कहते तो क्या होता P1/P2, इसी को देख लेते हैं केवल, बाकी तो यहाँ सीधे कट जाएगा, वो सीधे दिख रहा है, V1²/R बटे V2²/R, ये कट गया, यानी लास्ट में बचा V1²/V2²। मान हमें दिए हुए हैं और निकालना क्या है, P2 निकालना है, चलिए मान रख लेते हैं।
P1 और P2, P1 का मान 100 वाट है और P2 निकालना है। V1 स्क्वायर पहले शुरुआत में वोल्टेज है 220, बाद में 110, 220 बटे 110 करेंगे तो कितना आएगा, 2 बचेगा, मतलब 110 गुणा 2 220 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 2 स्क्वायर बटे 1 यानी 4, 4 क्या है 100 वाट बटे P2, यहाँ से आप निकाल लोगे तो क्या आएगा 4P2 बराबर 100 वाट या P2 बराबर 25 वाट। ठीक, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का हल। बाकी हम यहाँ बटे आर ना लिख के इस तरह लिखते तो भी हम कहते हैं कि सीधे के और के कट जाएंगे, P1 बटे P2 बराबर V1 स्क्वायर बटे V2 स्क्वायर, है ना, P प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर से। तो चलिए 110 वोल्ट पर 25 वाट की शक्ति लेगा। पिछले प्रश्न में हम लोग जो बात कर रहे थे उसी तरह का एक प्रश्न देखते हैं। एक हीटर है, उसके ऊपर 1000 वाट और 250 वोल्ट अंकित है मान लो, तो 1000 वाट और 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है, ये शक्ति है P, ये क्या है वोल्टेज V, और हमें निकालना क्या है, प्रतिरोध R निकालना है। ठीक, बस सीधे से सूत्र पर है एक लाइन का। इसमें क्या है, प्रश्न में हमको दिया क्या क्या है, एक तो शक्ति दी हुई है P कितना है 1000 वाट। ध्यान दीजिए ये SI मात्रक है ना, तो ठीक है, इसमें मात्रक में कुछ बदलाव नहीं करना है। दूसरा V, वोल्टेज हमें पता है 250 वोल्ट। ध्यान रखना अगर यहाँ V लिख रहे हो वोल्टेज के प्रतीक के रूप में तो यहाँ वोल्ट का मात्रक V मत लिखना, प्रतीक नहीं। आप कहोगे अच्छा V बराबर 250, V और V कट गए, 1 बराबर 250, तो ऐसा मत करना। अगर यहाँ V प्रतीक के रूप में लिख रहे हो कि विभवांतर है तो यहाँ फिर वोल्टेज के प्रतीक में, वोल्ट के प्रतीक में V मत लिखिएगा। यहाँ ठीक है, समझ रहे। हमें निकालना क्या है, प्रतिरोध यानी R निकालना है। ठीक, प्रतिरोध यानी कैपिटल R निकालना है। सूत्र हमें पता है P बराबर V स्क्वायर बटे R। यहाँ से आप कह सकते हो R बराबर, R को इधर लेके चले आओ, V स्क्वायर अपान P, और अगर ये वोल्ट में है, ये शक्ति वाट में है, तो जो प्रतिरोध आएगा ये आपका आएगा ओम में। ठीक, तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर, V का मान दिया है 250 का वर्ग है, ठीक है, और शक्ति का मान है 1000 वाट। लास्ट में जो उत्तर आएगा इतने ओम। सरल कर लीजिए, 25 चौके 100, 4, यानी लास्ट में 250 बटे 4 है ना, या प्रतिरोध R बराबर भाग दे लीजिएगा, 4 छंग 24, 2 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, 62.5 ओम। ठीक, ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ। ठीक, एक छोटा सा प्रश्न और लगाते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं। वैसे इस तरह के प्रश्न हम लोग लगा चुके हैं पहले, ये भी यूपी बोर्ड परीक्षा में 2015 में आया था। एक बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है। जब बल्ब जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ये बल्ब की शक्ति है, ये जब इस वोल्टेज पे चल रहा हो, और तो कुछ अलग से बताया नहीं गया है कि बल्ब किस वोल्टेज पे जल रहा है। तो मान के चलो कि जो उसमें अंकित वोल्टेज है, इसी वोल्टेज सप्लाई पर बल्ब आपका जल रहा है, तो इतनी शक्ति से जल रहा होगा। हमें निकालना है कि उसका प्रतिरोध कितना होगा और उससे प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी। तो निकाल चुके हैं हम लोग, धारा ही नहीं निकाले थे इसके पहले, तो धारा I बराबर V बटे R से निकाल लेंगे। पहले प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो प्रश्न में जो कुछ दिया है SI मात्रकों में लिखते हुए, अगर SI मात्रक में नहीं है तो प्रश्न में एक तो हमें दी हुई है कि शक्ति कितनी है, P का मान पावर 100 वाट है, ठीक है। वोल्टेज किस वोल्ट पे चल रहा है, तो 220 वोल्ट पे चल रहा है। निकालना क्या है, जब बल्ब जल रहा है तो उसका प्रतिरोध यानी कैपिटल R निकालना है, ठीक। और दूसरा उसमें से प्रवाहित धारा, ठीक है, तो प्रवाहित उससे विद्युत धारा कितनी जा रही होगी, स्मॉल I, इसका मान निकालना है जो बल्ब से प्रवाहित हो रही है, ठीक। सूत्र हमें क्या पता है, ध्यान दीजिए, P, V और R है ना। सूत्र P बराबर V स्क्वायर अपान R से आप कह सकते हो R बराबर V स्क्वायर अपान P। एक मिनट, यहाँ एक चीज़ रुक के पहले हम लोग थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। घरों में जैसे नॉर्मल मान के चलो 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, ठीक।
हम 2-3 उदाहरणों की बात करते हैं। वैसे तो अब फिलामेंट वाले बल्ब कम दिखते हैं। आप ध्यान दो, P का मान जितना ही कम होगा R का मान उतना ही ज़्यादा होगा। यानी जो ज़्यादा शक्ति वाले बल्ब होंगे उनमें प्रतिरोध का मान कम होगा। क्यों? अच्छा, प्रतिरोध का मान कम होने से अब आप तार पे गौर करो। फिर एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, R बराबर रो यल अपान ए। अगर मान लो 2 बल्ब हैं, एक के ऊपर 100 वाट अंकित है, एक के ऊपर 200 वाट अंकित है, या 500 वाट वाली अगर पतली लंबी छड़ आपने देखी हो, या जिसे हम 0 पावर का बल्ब कहते हैं 8-10 वाट वाले वो बल्ब आपने देखे हों, तो ध्यान दीजिए, अगर आपने 8-10 वाट पावर वाले जो छोटे वाले बल्ब आते हैं, नाइट बल्ब जिन्हें हम कहते हैं, अगर उन्हें आपने देखा हो तो उनमें जो तार होता है पतला होता है और उसकी लंबाई ज़्यादा होती है। ठीक, तो उससे क्या होता है, R बराबर रो यल अपान ए। लंबाई ज़्यादा, प्रतिरोध ज़्यादा, मोटाई कम मतलब पतला तार है तो ए नीचे है ना, ए कम है तो R का मान ज़्यादा। उसके तुलना में मान लो 200 वाट या 500 वाट का बल्ब या हीटर की कॉइल, उसमें मान लो जो चीनी मिट्टी टाइप के बने होते हैं, गोल प्लेट होती है और उसके ऊपर ऐसे आपकी कॉइल फैली हुई होती है, तो उन हीटर की कॉइल आप गौर करो मोटी होती है। क्यों? मोटी होने से क्या होगा, R बराबर रो यल अपान ए। ए का मान ज़्यादा, हर है ज़्यादा ना, नीचे है बटा में, तो R का मान कम। तो वहाँ से क्या होता है, जब R का मान जिसका कम होगा उसके लिए P का मान ज़्यादा होगा। तो ये एक चीज़ यहाँ से मज़ेदार चीज़ एक ध्यान रख सकते हैं कि जो भी उपकरण है, जैसे कभी कभी प्रश्न आता है कि मान लो आपके पास 2 बल्ब हैं, ठीक, एक 100 वाट का है, एक 200 वाट का है। घरों में हमारे यहाँ जो कनेक्शन होते हैं वो समांतर क्रम में होते हैं। समांतर क्रम में जलाएंगे तो सबके सिरों के बीच वोल्टेज नियत रहेगा। पावर P बराबर V² अपान R के हिसाब से देखेंगे तो उस हिसाब से बनाए गए होते हैं समांतर क्रम में जलने के लिए। अब जिसका वाटेज ज़्यादा है, मतलब जो ज़्यादा पावर का बल्ब है ना, उसका R कम होगा। क्यों? यहाँ हर आप ज़्यादा कर दोगे तो ये कम हो जाएगा। तो ज़्यादा वाटेज वाला बल्ब कम प्रतिरोध का होता है। लेकिन बाई चांस आप 100 वाट और 200 वाट वाले 2 बल्बों को अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ दो तो उसमें से कौन ज़्यादा जलेगा, तेज जलेगा। श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ते हैं तो सबसे एक बराबर धारा बहती है। एक बराबर धारा बहेगी तो I² R के हिसाब से अगर आप देखो तो जिसका प्रतिरोध ज़्यादा उसमें ऊष्मा उत्पन्न होने की दर ज़्यादा। प्रतिरोध किसका ज़्यादा, जिसका P कम। यानी श्रेणी क्रम में अगर आप 100 वाट और 200 वाट के बल्ब जोड़ते हो तो श्रेणी क्रम में 100 वाट वाला बल्ब तेज जलेगा, 200 वाट वाला धीरे जलेगा, क्योंकि 100 वाट वाले में 100 यहाँ करोगे तो R का मान ज़्यादा आएगा, 200 करोगे तो R का मान कम आएगा। तो ये पिछली जो 2-4 मिनट की कहानी है, ध्यान से एक बार फिर बैक करके आप इसको ध्यान से सुन लेना और अपने दैनिक जीवन में जो कुछ दिख रहा है उसके साथ इसका अनुप्रयोग देखना। अभी तो फिलहाल हम लोग सवाल देखते हैं कि V वोल्टेज दिया है, P पावर दी है, तो प्रतिरोध निकालते हैं इस स्थिति में। ठीक, तो यहाँ R कितना होगा, R का मान होगा V²। वोल्टेज कितना है 220 गुणा 220 बटे, यसाई मात्रक में है कोई दिक्कत नहीं, P पावर 100 वाट। तो लास्ट में जो प्रतिरोध हमारा आएगा उतने ओम। 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से कटा, बचा 22 गुणे 22, और 22 गुणे 22 कितना होता है 484 ओम। तो ये तो हो गया हमारा प्रतिरोध, सारी यहाँ ओम गया था जुड़, ऐसे रहेगा। दूसरा, धारा I का मान, ओमीय परिपथ, धारा V हमें पता है 220 वोल्ट, R हमें पता है, निकाल लेते हैं। I बराबर क्या होगा V अपान R। V का मान वोल्ट में रख लो, कितना 220 वोल्ट, और R का मान अभी अभी निकाले हैं 484 ओम। ठीक, अब ये भी एसआई मात्रक, ये भी एसआई मात्रक, लास्ट में सरल करेंगे तो जो भी उत्तर आएगा वो एम्पियर में आएगा। धारा का मान सरल करके देख लेना, ये लगभग इतने के आसपास आ रहा होगा, 0.45 एम्पियर। तो ठीक, अभी बस आज के लिए केवल इतना ही। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।